हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्विज़र में। दोस्तों आज की वीडियो में हम 4 नवंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी जो PDF है वो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम इस टॉपिक को रिवाइज कर लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश में प्रमुख शोध संस्थान कहाँ कहाँ पर हैं? तो सेंट्रल आलू रिसर्च स्टेशन ये मेरठ में है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मथुरा में है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। याद होगा आपको, दलहन और चीनी, दाल और चीनी के जो अनुसंधान संस्थान है ये यूपी के कानपुर में स्थित है। ठीक है, तो चीनी का भी कहाँ पे हो गया? कानपुर में। भारतीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर बरेली में है। भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान भदोही में है। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान ये इलाहाबाद में है। अगला, भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान लखनऊ। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान ये भी लखनऊ में है। और कृषि अनुसंधान परिषद ये भी लखनऊ में है। और कपड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट ये गाजियाबाद में। दोस्तों उत्तर प्रदेश में जो प्रमुख ये अनुसंधान संस्थान स्थित हैं, इसके लिए हमने एक ट्रिक्स पे आधारित वीडियो बनाया है, उसे आप लोग जरूर देख लें और ये सारे आपको एक ही बार में याद हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये 2022 के नोबेल पुरस्कार हैं, इनको भी हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे। तो चिकित्सा के क्षेत्र में स्वाति पेबू को दिया गया। भौतिकी के क्षेत्र में एलन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लोजर और एंटोन जेलिंगर को। रसायन के क्षेत्र में कैरोलिन बटोरजी, कीवेरी शार्पलेस और मोर्टन मेल्डल को। साहित्य के क्षेत्र में एनी एनॉक्स को। शांति के क्षेत्र में एलिस बालियास्की और रूसी मानवाधिकार संगठन है मेमोरियल और यूक्रेनी मानवाधिकार संगठन है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में बेन एस बर्नानके, डगलस डब्ल्यू डायमंड और फिलिप एच डाइवेविक। तो ये नोबेल पुरस्कार 2022 के हैं, इन्हें आप अच्छे से याद रखेंगे। दोस्तों हम शुरू करते हैं करंट अफेयर्स का सेशन। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, प्रदेश के कितने जिलों में सिविल डिफेंस इकाइयाँ गठित की जाएंगी? ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट होगा, सभी जिलों में, यानी कि 75। अगला है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में 26 नवंबर से अमरगढ़ महोत्सव का आयोजन किया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, सिद्धार्थनगर में। दोस्तों उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 8 मंथ की अगर आपको PDF ई बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसकी PDF ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके साथ ही अगर आपको मंथली PDF ई बुक डाउनलोड करनी है तो उसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और दोस्तों अगर इसे डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको व्हाट्सएप नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, 7वें भारत जल सप्ताह की थीम क्या है? तो सतत विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा, ये इसकी थीम रखी गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट किसने लॉन्च किया? तो स्पेस एक्स ने इसको लॉन्च किया है। अगला है, पूर्वोत्तर भारत का पहला मछली संग्रहालय किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बनेगा? तो जो पूर्वोत्तर भारत का पहला मछली संग्रहालय है ये बनेगा अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। अगला है, किस राज्य ने बच्चों के अनुकूल पुलिस थानों की घोषणा की है? तो उड़ीसा सरकार ने। अगला है, किस देश ने यूक्रेन में डेमिनिंग ट्रेनिंग प्रोजेक्ट शुरू की है? तो ये शुरू की है संयुक्त राज्य अमेरिका ने। अगला है, कौन सा शहर इंडिया गेम 2022 सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है? तो ये कर रहा है नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट होगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने वेरीफाइड अकाउंट्स के लिए शुल्क की घोषणा की है? तो अभी ट्विटर ने शुल्क की घोषणा कर दी है, और कितनी? तो $8 प्रति महीने ब्लू टिक जो सर्विस है उसके लिए। अगला, तो दोस्तों ये थे कल के क्वेश्चंस जिसको हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के कितने शहरों में आवास योजना शुरू की जाएगी? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट होगा, 6 शहरों में। दोस्तों 2 नवंबर 2022 को उत्तर प्रदेश की आवास विकास परिषद की बोर्ड की बैठक हुई और उसमें ये फैसला लिया गया कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ, कानपुर, अयोध्या, मथुरा, बरेली और कन्नौज में आवासीय योजनाएं शुरू की जाएंगी। यानी कि 6, यहाँ पे आपने देखा 6 जिलों में।
इस बैठक में बताया गया कि लखनऊ, मथुरा और अयोध्या में आवासीय योजना उत्तर प्रदेश दिवस पर यानी 24 जनवरी 2023 को लॉन्च होगी, जबकि बरेली, कानपुर और कन्नौज की जो योजना है ये वर्ष 2023 में आएंगी। तो ये चीज़ यहाँ पे याद रखेंगे कि उत्तर प्रदेश में कितने शहरों में आवास योजना शुरू की जाएगी। तो यहाँ पे आपने देखा 6 शहरों में। कौन कौन से 6 शहर हैं? तो लखनऊ हो गया, कानपुर है, अयोध्या, मथुरा, बरेली और कन्नौज। अब दोस्तों जो ये 3 शहर हैं लखनऊ, मथुरा, अयोध्या, यहाँ पर जो ये आवासीय योजना है ये 24 जनवरी 2023 को लॉन्च की जाएंगी। और जो बाकी के 3 शहर हैं कौन कौन से? बरेली, कानपुर, कन्नौज, यहाँ पर जो ये आवासीय योजना है ये साल 2023 में लॉन्च होंगी, लेकिन अभी इसकी डेट क्लियर नहीं है। तो यहाँ से आप याद रखेंगे 6 शहर के नाम, यहाँ पर आवासीय योजनाएं शुरू की जाएंगी। अगला है यूपी सरकार कूड़े से सीएनजी बनाने के लिए प्रदेश के 3 शहरों में प्लांट लगाने जा रही है। इन 3 शहरों में कौन सा शहर शामिल नहीं है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट होगा। जो कानपुर है ये इसमें शामिल नहीं है। बाकी के 3 शहर लखनऊ, गाजियाबाद और प्रयागराज, यहाँ पर जो है कूड़े से सीएनजी बनाने के लिए प्लांट लगाए जाएंगे। दोस्तों यूपी सरकार स्वच्छता सर्वे में बेहतर स्थान पाने के लिए कूड़ा निस्तारण में आधुनिक तरीके अपना रही है। इसके तहत यूपी के 3 शहरों में कौन कौन से हैं? तो लखनऊ हो गया, प्रयागराज हो गया और गाजियाबाद। तो ये जो 3 शहर हैं यहाँ पे कूड़े से सीएनजी बनाने का प्लांट लगाया जा रहा है। लखनऊ व गाजियाबाद प्लांट की जो क्षमता है वो 300 टन प्रतिदिन टीपीडी है और प्रयागराज प्लांट की जो क्षमता है वो 200 टन प्रतिदिन यानी कि टीपीडी है। कूड़ा निस्तारण के हाईटेक उपायों के तहत कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन प्रोसेसिंग प्लांट को मंजूरी दी गई है। तो यहाँ से आप याद रखेंगे कि कूड़े से क्या किया जाएगा? सीएनजी बनाया जाएगा। तो इस तरह के जो प्लांट हैं वो यूपी में स्थापित किए जा रहे हैं। तो 3 शहर हैं जहाँ पे ये प्लांट स्थापित किए जाएंगे, लखनऊ हो गया, प्रयागराज हो गया और गाजियाबाद। यानी कि जो कूड़ा होगा इसका निस्तारण होगा एक तो सही तरीके से, और दूसरा इससे लाभ ये है कि इससे सीएनजी भी बनाई जाएगी। तो इससे 2 लाभ रहेंगे। तो ये आप याद रखेंगे कौन से शहर है? लखनऊ, प्रयागराज, गाजियाबाद। और अगर आपसे ये भी पूछा जाता है कि लखनऊ और गाजियाबाद प्लांट की क्षमता कितनी है, तो 300 टन प्रतिदिन, और जो प्रयागराज प्लांट होगा उसकी क्षमता होगी 200 टन प्रतिदिन। अगला क्वेश्चन है यूपी इंटर्नशिप योजना के तहत इंटर्नशिप करने वाले युवकों को कुल कितने रुपए प्रति माह मिलेंगे? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट होगा, 2500। दोस्तों यूपी इंटर्नशिप योजना के तहत इंटर्नशिप करने वाले युवकों को 2500 रुपये प्रति महीने दिए जाएंगे। इस स्कीम के दौरान 10वीं, 12वीं और ग्रेजुएशन के युवाओं को विभिन्न इंडस्ट्री के साथ जोड़ा जाएगा। इसके तहत 20% कोटा लड़कियों के लिए भी आरक्षित रहेगा। ये चीज़ यहाँ पे याद रखेंगे कि जो इंटर्नशिप योजना है यूपी की, तो इसके तहत इंटर्नशिप करने वाले जो युवक होंगे उनको 2500 रुपये प्रति महीने मिलेंगे, और इसके तहत जो 20% कोटा है वो गर्ल्स के लिए भी आरक्षित रहेगा। और इस स्कीम के तहत किनको जोड़ा जाएगा? तो 10वीं, 12वीं और ग्रेजुएशन के युवाओं को विभिन्न इंडस्ट्री के साथ जोड़ा जाएगा। इस योजना का लाभ केवल उन्हीं को मिलेगा जो यूपी के निवासी हैं, क्योंकि ये यूपी की योजना है। इंटर्नशिप के तहत युवाओं को विभिन्न तकनीकी संस्थानों और उद्योगों में प्रवेश मिलेगा। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे, यूपी इंटर्नशिप योजना के तहत इंटर्नशिप करने वाले जो युवक हैं उनको 2500 रुपये प्रति महीने दिए जाएंगे, और इसके तहत 10वीं, 12वीं और ग्रेजुएशन के युवाओं को विभिन्न इंडस्ट्री के साथ जोड़ा जाएगा। और जो गर्ल्स का यहाँ पे आरक्षण है उसकी बात करें तो 20% कोटा ये आरक्षित किया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने कहाँ भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित किया? तो ऑप्शन नंबर यहाँ का डी करेक्ट हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में। दोस्तों इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने 2 नवंबर 2022 को श्रीनगर में, कहाँ पे? जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में भारत का पहला, इस बात को याद रखेंगे, भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित किया। अब दोस्तों फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर है क्या, जो कि अभी तक आयोजित नहीं किया गया? तो दोस्तों ये ऐसा वित्तीय साक्षरता शिविर था जो कि पानी पर तैरता रहा, यानी कि फ्लोटिंग आप जहाँ पे वर्ड मिली तो समझ सकते हैं कि पानी पर तैरता हुआ, ठीक है। तो पानी पर तैरता हुआ ये वित्तीय साक्षरता शिविर था जो कि पहली बार आयोजित किया गया। कहाँ पे? तो ये जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में आयोजित हुआ। और किसने किया? तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने। ये महिलाओं के बीच वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए निवेशक दीदी नामक एक पहल के साथ आयोजित किया गया था। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी के सहयोग से वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं द्वारा महिलाओं के लिए
अवधारणा को बढ़ावा देने के लिए ये पहल शुरू की। तो यहाँ से आप याद रखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा कि क्या इंपॉर्टेंट हैगा कि भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर जो है कहाँ पे आयोजित किया गया, तो श्रीनगर जम्मू कश्मीर में। और अगर ये पूछा जाए कि किसने आयोजित किया, तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने। अब दोस्तों ये जो भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर है जो कि जम्मू कश्मीर में आयोजित हुआ, तो जम्मू कश्मीर के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम मैप में देखेंगे कि जम्मू कश्मीर कहाँ पे है। तो आप सभी लोग जानते हो इंडिया की मैप में सबसे ऊपर है जम्मू कश्मीर। जो जम्मू कश्मीर है ये भारत के किन किन राज्यों को सीमा को टच कर रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश हो गया और नीचे की ओर यहाँ पे पंजाब हो गया। दोस्तों जम्मू कश्मीर की कैपिटल क्या है, तो श्रीनगर जम्मू कश्मीर की कैपिटल है। दोस्तों जम्मू कश्मीर की 2 कैपिटल हैं, एक होती है जम्मू जो कि विंटर की है और एक है श्रीनगर जो कि गर्मियों की है यानी कि समर की है। तो ये चीज़ याद रखेंगे, ये है समर की कैपिटल और जो जम्मू होती है वो है आपके विंटर की कैपिटल। इस बात को आप लोग यहाँ से याद रखेंगे। चीफ मिनिस्टर यहाँ पे है नहीं, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ये जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर है जम्मू कश्मीर के। अब दोस्तों जम्मू कश्मीर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के लिए। तो कौन कौन से हैं, तो याद रखेंगे आप। पहला क्वेश्चन याद रखेंगे कि दुनिया का सबसे बड़ा जो इग्लू रेस्टोरेंट है ये कहाँ पे बना। दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू रेस्टोरेंट, तो दोस्तों ये जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में, इसको याद रखेंगे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में बनाया गया दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू रेस्टोरेंट। यहाँ पे आप लोग देखेंगे क्या है, इग्लू रेस्टोरेंट। इग्लू आप लोग समझते होंगे इग्लू क्या होता है, तो जो बर्फ़ के बनाए जाते हैं, आपने देखा होगा बर्फ़ के जो घर ऐसे होते हैं उनको इग्लू कहा जाता है, जो बर्फ़ के बनाए जाते हैं। तो इग्लू रेस्टोरेंट गुलमर्ग में बना जो कि दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू रेस्टोरेंट रहा। अगला क्वेश्चन आप याद रखेंगे, देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत कौन सी बनी, तो वो बनी है पल्ली। याद रखेंगे देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत कौन सी है, पल्ली, जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल जो है ये कहाँ पे बनाया गया, तो ये बनाया गया जम्मू कश्मीर में। किस नदी पर, तो ये आप याद रखेंगे चिनाब नदी पर। चिनाब नदी पर यह बनाया गया है। और दोस्तों नदी तल से अगर इसकी ऊंचाई की हम बात करें तो कितना है, तो 359 मीटर जो है इसकी नदी तल से ऊंचाई है। याद रखेंगे ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है। ठीक, याद रखेंगे चिनाब नदी पे है, 359 मीटर इसकी ऊंचाई है और इसको नाम क्या दिया गया, तो चिनाब ब्रिज इसको नाम दिया गया। ये चीज़ याद रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों एक नृत्य पूछा जाता है कई बार एग्जाम में कि रऊफ जो नृत्य है, कौन सा नृत्य है, रऊफ जो नृत्य है ये किस राज्य से संबंधित है, तो ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है, इसको याद रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों कुछ योजनाएं आप जम्मू कश्मीर से याद रखेंगे, जैसे परवाज मार्केट लिंकेज योजना, ये जम्मू कश्मीर में शुरू हुई थी, इसको याद रखेंगे। इसके अलावा एक ग्राम रक्षा कार्ड योजना भी शुरू हुई थी, वो भी कहाँ से है, जम्मू कश्मीर से संबंधित है। और इसके अलावा आप याद रखेंगे कि जो जन निगरानी एप्लीकेशन है ये भी जम्मू कश्मीर में ही लॉन्च किया गया था। तो ये सारे जो जम्मू कश्मीर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, अच्छी तरीके से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने भारत का पहला रिस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है, तो ये प्राप्त किया है टाटा स्टील ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। दोस्तों टाटा स्टील को जमशेदपुर झारखंड में अपनी 3 उत्पादन सुविधाओं के लिए जिम्मेदार स्टील प्रमाणन प्राप्त हुआ है। अब ये 3 जो इनकी उत्पादन सुविधाएं वो कौन कौन सी, तो स्टील वर्क्स, ट्यूब डिवीजन और कोल्ड रोलिंग मिल प्रमाणन के साथ दुनिया भर में अन्य स्टील उत्पादक साइटों के समूह में शामिल हो गया। रिस्पॉन्सिबल स्टील स्टील्स उद्योग की पहली वैश्विक बहुहितधारक मानक और प्रमाणन पहल है। तो ये चीज़ यहाँ से याद रखेंगे कि हाल ही में किसे जो है जिम्मेदार स्टील प्रमाणन प्राप्त हुआ है, तो ये प्रमाणन प्राप्त हुआ है किसको, टाटा स्टील को रिस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेशन। ठीक, तो याद रखेंगे टाटा स्टील को। अगला है, कौन सा भारतीय क्रिकेटर दुनिया का नंबर 1 T20 इंटरनेशनल बल्लेबाज बन गया है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट होगा, सूर्य कुमार यादव। यहाँ पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं, ये है सूर्य कुमार यादव। दोस्तों आईसीसी ने T20 इंटरनेशनल बल्लेबाजों की ताज़ा रैंकिंग जारी की है और इस रैंकिंग के अनुसार जो भारत के सूर्य कुमार यादव हैं, ये T20 विश्व कप 2022 में पिछले सप्ताह में 2 अर्धशतकों की बदौलत आईसीसी पुरुषों की T20 इंटरनेशनल रैंकिंग में पहले स्थान पर पहुंच गए हैं। दोस्तों ये दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज बन गए हैं T20 इंटरनेशनल में सूर्य कुमार यादव। उन्होंने पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान और न्यूजीलैंड के डेवोन कॉनवे को पीछे छोड़ दिया है,
जो सूर्य कुमार यादव हैं इनकी जो रैंकिंग है वो रही है 863, इनकी जो रेटिंग है वो 863 रही है। और जो मोहम्मद रिजवान है ये 842 रेटिंग के साथ दूसरे स्थान पर पहुंच चुके हैं। तो ये नाम आप याद रखेंगे सूर्य कुमार यादव का कि T20 इंटरनेशनल जो रैंकिंग है इसमें सबसे नंबर 1 पर बल्लेबाज कौन सा पहुंचा, तो सूर्य कुमार यादव जो कि भारत के हैं, ये दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज बन गए हैं T20 इंटरनेशनल में। और दूसरे स्थान पर कौन पहुंच गए हैं, तो पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान ये दूसरे नंबर पे पहुंच गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि शब्द को कॉलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया। यहाँ से याद रखेंगे कॉलिंस डिक्शनरी अगर कहा जाए तब ये क्वेश्चन आपको याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट होगा, परमाक्रिसिस। दोस्तों जो परमाक्रिसिस वर्ड है इसको कॉलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है। इस शब्द का अर्थ क्या है, तो अस्थिरता और असुरक्षा की विस्तारित अवधि, ये इसका अर्थ है। कॉलिंस लर्निंग के प्रमुख एलेक्स ब्रिकॉफ्ट ने AFP को बताया, परमाक्रिसिस बताता है कि इतने सारे लोगों के लिए 2022 वास्तव में कितना भयानक रहा। तो ये परमाक्रिसिस वर्ड याद रखेंगे, ये जो है कॉलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है। द गार्जियन के अनुसार कॉलिंस ने परमाक्रिसिस को वर्ष के शब्द के रूप में चुना है क्योंकि यह काफ़ी संक्षेप में बताता है कि इतने सारे लोगों के लिए 2022 वास्तव में कितना भयानक रहा। तो आप याद रखेंगे परमाक्रिसिस शब्द को चुना गया है कॉलिंस डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर, और इसका अर्थ क्या है, तो अस्थिरता और असुरक्षा की विस्तारित अवधि, यानी कि ये जो वर्ड है ये संक्षेप में ये बताता है कि 2022 जो है ये वास्तव में लोगों के लिए कैसा रहा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में तीसरा राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव आयोजित हुआ। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट होगा, छत्तीसगढ़। दोस्तों 1 नवंबर 2022 को छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी रायपुर में, ठीक है ये राजधानी है छत्तीसगढ़ की, तो रायपुर में 3 दिवसीय राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव आयोजित हुआ। ठीक है 1 नवंबर को ये 3 दिवसीय था। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के आदिवासी नृत्य समूहों ने भाग लिया। इस आयोजन में 10 देशों के, इस बात को याद रखेंगे, लगभग 10 देशों के 1500 आदिवासी कलाकार इसमें जो है उन्होंने हिस्सा लिया, जिसमें 1400 भारत के और 100 अन्य देशों के रहे। इस बात को याद रखेंगे कि ये जो आयोजन था, ये जो जनजातीय नृत्य महोत्सव था, इसमें लगभग 10 देशों के आदिवासी कलाकारों ने भाग लिया। इनमें से अगर हम आदिवासी कलाकारों की बात करें तो लगभग 1500 आदिवासी कलाकारों ने इसमें भाग लिया, जिनमें से 1400 भारत के थे और 100 जो है ये अन्य देशों के थे। इस उत्सव का मुख्य लक्ष्य आदिवासी परंपराओं को कायम रखना और दुनिया भर में प्राचीन संस्कृतियों के बारे में जागरूकता फैलाना, यही इसका उद्देश्य है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में किस राज्य में 3 दिवसीय राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव आयोजित किया गया, तो ये छत्तीसगढ़ में आयोजित किया गया। ठीक है इस बात को याद रखेंगे, और इसमें लगभग 10 देशों के आदिवासी कलाकारों ने भाग लिया। अब दोस्तों यहाँ पर छत्तीसगढ़ की बात है तो यहाँ पर मैप में देखेंगे छत्तीसगढ़, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है मैप में छत्तीसगढ़। दोस्तों जो छत्तीसगढ़ है ये भारत के किन किन राज्यों की सीमा को साझा कर रहा है, तो उड़ीसा हो गया, यहाँ पे मध्य प्रदेश हो गया, यहाँ पे ऊपर की ओर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश भी टच कर रहा है यहाँ पे, और इसके साथ ही झारखंड जो है इसको टच करता है, नीचे की ओर तेलंगाना, और यहाँ पर आप देख सकते हैं महाराष्ट्र। तो ये सारे राज्य हैं जो कि, और यहाँ पे आंध्र प्रदेश, तो ये सारे राज्य हैं जो कि टच करते हैं किसको, छत्तीसगढ़ को। दोस्तों छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर, छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर हैं भूपेश बघेल, और छत्तीसगढ़ के गवर्नर हैं अनुसुईया उइके। दोस्तों छत्तीसगढ़ से क्वेश्चन याद रखेंगे कि हमर बेटी हमर मान जो अभियान है ये किसने शुरू किया था, तो हमर बेटी हमर मान जो अभियान है ये महिलाओं की सुरक्षा के लिए शुरू किया गया था और छत्तीसगढ़ सरकार ने इसको शुरू किया था। इसके अलावा एक और याद रखेंगे, मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ यात्रा, ये भी जो है महिलाओं को जागरूक करने के लिए शुरू किया गया था। मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ यात्रा ये भी छत्तीसगढ़ में ही शुरू की गई थी। तो ये दोनों आप छत्तीसगढ़ से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, यूजीसी ने विश्वविद्यालयों और कॉलेजों से किस दिन को भारतीय भाषा दिवस के रूप में मनाने को कहा है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा, 11 दिसंबर को। दोस्तों उच्च शिक्षा क्षेत्र के नियामक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी ने भारत के सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को हर साल 11 दिसंबर को भाषा सद्भाव बनाने और भारतीय भाषाओं को सीखने के लिए अनुकूल वातावरण विकसित करने के लिए भारतीय भाषा दिवस के रूप में मनाने के लिए कहा है। यूजीसी का यह आदेश कवि सुब्रमण्यम भारतीय
भारती की जयंती पर, जो कवि सुब्रमण्यम भारती हैं, इनकी जयंती पर 11 दिसंबर को भारतीय भाषा दिवस या भारतीय भाषा उत्सव के रूप में मनाने के लिए, भारतीय भाषा को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा गठित एक समिति के अनुशंसा के बाद आया। तो यहाँ से आप याद रखेंगे कि 11 दिसंबर को जो है कौन सा दिवस मनाया जाएगा, तो भारतीय भाषा दिवस के रूप में। और दोस्तों 11 दिसंबर को जो कवि है सुब्रमण्यम भारती, इनकी जयंती है, तो इन्हीं की जयंती के अवसर पर जो है भारतीय भाषा दिवस या भारतीय भाषा उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। तो याद रखेंगे आप 11 दिसंबर को। अगला है कि सेवा संस्था की संस्थापक एवं पद्मश्री सम्मानित महिला का 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट होगा, इलाबेन भट्ट। यहाँ पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं। दोस्तों 1977 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार, 1986 में राइट लाइवलीहुड अवार्ड और पद्म भूषण जैसे पुरस्कार से सम्मानित इलाबेन भट्ट का 89 साल की उम्र में निधन हो गया। ये जो है सेवा संस्था की संस्थापक थी, सेवा संस्थान की, और उन्होंने महिलाओं के रोजगार के लिए कई उल्लेखनीय काम किए। ये जो एसोसिएशन है सेवा संस्था, ये भारत के 18 राज्यों सहित पड़ोसी देशों में भी फैला है, जिसमें 2 मिलियन से अधिक महिला कार्य करती हैं। यह सबसे बड़ी सहकारी समितियों में से एक है। तो दोस्तों जो सेवा संस्था है ये काफ़ी बड़े पैमाने पे है, ये भारत के 18 राज्यों में फैली है। इसके अलावा जो पड़ोसी देश हैं उनमें भी ये फैली है। महिलाओं के लिए ये जो सेवा संस्था है काम करती है। इसमें अगर हम बात करें कार्यकर्ताओं की तो 2 मिलियन से ज़्यादा इसमें जो है महिला कार्यकर्ता हैं। तो याद रखेंगे आप, सेवा संस्था की संस्थापक थी इलाबेन भट्ट। हाल ही में इनका निधन हो गया और इनको जो है 1977 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था, 1986 में राइट लाइवलीहुड अवार्ड और पद्म भूषण जैसे पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। तो नाम याद रखेंगे इलाबेन भट्ट का। तो दोस्तों ये थे 4 नवंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल की वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये रहा कल की वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था कि उत्तर भारत का पहला डाटा सेंटर किस राज्य में स्थापित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट था, उत्तर प्रदेश। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। मैं आपसे रोज कहता हूँ जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन, भारत का पहला एक्वा पार्क, याद रखेंगे भारत का पहला एक्वा पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और दोस्तों सभी लोग कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन का आंसर जरूर करें। तो दोस्तों आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो इसी तरह के यूपी करंट के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।